मैं डॉक्टर हितेश कुमार। बीपीएससी सीरीज के श्रृंखला में आज का टॉपिक बिहार की मृदा। बिहार की मृदा अर्थात बिहार की मिट्टियां। सामान्यतः बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी या बिहार से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में बिहार की मिट्टियां से प्रश्न स्वाभाविक तौर से आती है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए। आखिर मिट्टी क्या है अर्थात मृदा क्या है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम, बारीक कार्बनिक एवं अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम किस नाम से जानते हैं? तो मृदा या मिट्टी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः किसी राज्य की अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था में मृदा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्यतः मृदा का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं? तो पेडोलॉजी में करते हैं। अर्थात मिट्टियों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाने का निश्चय कब किया गया? 5 दिसंबर 2013 को किया गया। विश्व में मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए, मिट्टी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए, जनता में मिट्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मृदा दिवस कब मनाई जाती है? तो 5 दिसंबर को मनाई जाती है। जिसे कब प्रारंभ किया गया? 2013 में। बीपीएससी के लिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2013 के विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो 2013 का विश्व मृदा दिवस का थीम मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत थीम था। सामान्यतः मिट्टी का निर्माण में कई महत्वपूर्ण कारक हैं। इन कारकों के कारण मिट्टी की निर्माण, उसकी उर्वर क्षमता प्रभावित होती है। सामान्यतः मिट्टी के निर्माण में आर्द्रता, जलवायु, तापमान, वनस्पति और मानवीय कारक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः बिहार में जो मिट्टी का विस्तार है अर्थात मृदा का जो विस्तार है, उसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि बिहार के पश्चिमी भाग जहां शिवालिक की पहाड़ी है, वहां नूतन काल की चट्टान की मृदा पाई जाती है। ऐसे मिट्टियों में बालू, पत्थर, वाटर और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। साथ ही साथ परतदार चट्टान के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार के दक्षिणी भाग जो छोटानागपुर पठार रेंज में है, इसे हम गोंडवाना लैंड का विस्तार भी कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टियां कठोर होती हैं, चट्टान की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है और उपजाऊपन भी उतनी नहीं। ठीक उसी तरह यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गया के पहाड़ी भाग में आर्कियन काल तथा धारवाड़ काल के चट्टान से प्रभावित मिट्टियों का निर्माण होता है। लेकिन यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि मूल चट्टान भू आकृति और आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन सा है? उत्तर बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण बिहार की पठारी मिट्टी। सामान्यतः निर्माण की दृष्टि से बिहार की मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अवशिष्ट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। लेकिन उत्तर बिहार की जब मृदा को हम स्पेशलाइजेशन के आधार पर पढ़ते हैं या उत्तर बिहार की मृदा का जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उत्तर बिहार की जो मिट्टियां है वो नवनिर्मित हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र के सेल का मतलब चट्टान होता है, तो वनस्पति एवं नदी के बाढ़ में लाई गई अवसादों से निर्मित है। सामान्यतः उत्तर बिहार की मिट्टी को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं।
वो भाग कौन कौन सा है? तो उसमें ए नंबर पर या एक नंबर पे जो मिट्टी आएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? अवशिष्ट मिट्टी के नाम से। अर्थात अवशिष्ट मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग, विशेषकर पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में काफी ज्यादा है। यह मिट्टी धान की खेती और गन्ना के खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर पे आएगी तराई की मिट्टी। हिमालय के नदी के जो अवसाद होते हैं या नदी के द्वारा जो मिट्टियां लाई जाती है, जो अवशेष लाई जाती है, उसके एकत्र हो जाने से और उसके अवसादन हो जाने के फलस्वरूप जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम तराई मिट्टी कहते हैं। सामान्यतः इस मिट्टी का विस्तार बिहार के किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक फैला हुआ है, जो 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का निर्माण करता है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह मिट्टी में काफी नमी होती है, जो अम्लीय और हल्का गठन वाली होती है। ठीक उसी प्रकार तीसरी प्रकार की मिट्टी को हम नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसे भांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः यह मिट्टी बिहार के तराई के दक्षिणी भाग, तराई के हिमालय का जो निचला भाग होता है उसे हम तराई कहते हैं, तराई के दक्षिणी भाग में यह मिट्टी उत्तर बिहार का बाढ़ का मैदान जो है वहां पे भी काफी ज्यादा विकसित है। भांगर मिट्टी, जिसे नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह अपने उर्वर क्षमता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सामान्यतः यह मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मधुबनी जिलों में पाई जाती है। चौथी प्रकार की मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में, साथ ही साथ घाघरा और गंडक के दोआब के दक्षिण में यह काफी ज्यादा विस्तृत है। सारण जिला के दियरा का क्षेत्र, गंडक के दक्षिणी भाग, वैशाली के लीची क्षेत्र में यह मिट्टी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि वैशाली का क्षेत्र लीची के उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध है, साथ ही साथ इस वैशाली के क्षेत्र में तंबाकू का भी उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है। तंबाकू के खेती के लिए भी यह दोमट मिट्टी काफी ज्यादा उपयुक्त है। इतना ही नहीं, कोसी और महानदी के घाटी में भी दोमट मिट्टी का विस्तार है। अब हम दक्षिण भारत की मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। दक्षिण भारत की मिट्टी को भी कई भागों में बांटा गया है। पहली भाग को कगारी मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी गंगा नदी, सोन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण होता है। इन मिट्टी में बालू की अंश की मात्रा काफी ज्यादा होती है। सोन नदी के प्रभाव से इस मिट्टी में लाल बालू पाई जाती है, जिसका प्रयोग घर निर्माण में भी किया जाता है। सामान्यतः हम लोग यहाँ जो घर की निर्माण होती है उसमें बालू विशेषकर कोइलवर कुल जो सोन नदी पर अवस्थित है उसके आसपास के क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ पुनपुन नदी के प्रभाव के कारण इस मिट्टी में काप की प्रधानता, काप मिट्टी का एक प्रकार होता है की प्रधानता काफी ज्यादा रहती है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार टाल क्षेत्र की मिट्टी दक्षिण भारत में पूर्वी पटना से जब हम मुंगेर तक जाते हैं तो वहां पे गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा टाल का निर्माण होता है। सामान्यतः यह मिट्टी
कृषि के लिए काफी उपयुक्त होती है तथा इसे काफी उच्च गुणवत्ता वाला मिट्टी माना जाता है। इस मिट्टी में लोम और केवाल मिट्टी या लोम और केवाल मिट्टी का ही एक रूप माना जाता है। दक्षिण भारत के मिट्टी का जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसमें तीसरे स्थान पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी आएगी। दक्षिण बिहार में कांप एवं भारी मिट्टी मुख्यतः मगध, भोजपुर, भागलपुर के मैदान में पाई जाती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की जो चौथी मिट्टी है उसे हम अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं, जो छोटनागपुर के पठार से सटे भाग में जैसे गया, नवादा, कैमूर, नालंदा, बांका के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन दक्षिण पठारी मिट्टियों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं तथा दूसरे भाग को लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः दक्षिण बिहार की अधिकांश मिट्टियां लाल मिट्टी है। इसका लाल रंग के पीछे लोहे की मात्रा है। कभी कभी विकल्प में लोहे न देकर फेरस ऑक्साइड भी दिया जा सकता है। यह लाल मिट्टी में लोहे की तो मात्रा होती है लेकिन जीवाश्म की मात्रा काफी कम होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर से खड़गपुर की पहाड़ी के क्षेत्र में विशेषकर लाल मिट्टी पाई जाता है। लेकिन दूसरा भाग लाल और पीली मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह मिट्टी विशेषकर कैमूर के पठार, गंगा सोन के संधि स्थल जहां मिलान है उस क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता या संग्रहण करने की क्षमता काफी कम होती है। सामान्य तौर पर दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए इस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। ये तमाम मिट्टी का वर्गीकरण है, लेकिन मिट्टी से संबंधित बिहार के परीक्षा के संदर्भ में कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सामान्यतः परीक्षा में बार बार आते हैं। जैसे तराई मिट्टी में किसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है? तो रेत और कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। और इस मिट्टी का रंग क्या होता है? भूरा और हल्का पीला होता है। तराई मिट्टी की उर्वर क्षमता कैसी होती है? तो मध्यम श्रेणी की होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन, गन्ना, लीची और आम का उत्पादन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार खादर मिट्टी, जिसे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, इस मिट्टी में चूना और क्षार की मात्रा कम होती है। इसका रंग भूरा या काला होता है और इसकी उर्वर क्षमता कैसी होती है? काफी श्रेष्ठ होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन, गेहूं, गन्ना, चना, अरहर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसी प्रकार दोमट मिट्टी, जिसे हम बल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह मिट्टी चूना और क्षार युक्त होती है। इसका रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा या सफेद होता है। सामान्यतः इसकी उर्वर क्षमता कैसी होती है? तो काफी कम होती है, काफी निम्न होती है। सामान्यतः इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू और केले का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। टाल मिट्टी को हम किस रंग का मानते हैं? तो धूसर रंग का मानते हैं। इस मिट्टी को भारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी उर्वर क्षमता कैसी होती है? काफी ज्यादा होती है, उच्च श्रेणी की होती है। सामान्यतः टाल मिट्टी का निर्माण नदियों, बाढ़ के पानी में लाए गए अवसादों के द्वारा होता है। यह मिट्टी रबी फसल के उत्पादन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, यह मिट्टी क्षारीय अम्लीय होती है, इसका रंग गहरा भूरा होता है, साथ ही साथ इसकी उर्वर क्षमता कैसी होती है, काफी उच्च होती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, अरहर, बाजरा और गन्ना का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सामान्यतः बलथल मिट्टी जिसमें रेत और कंकड़ की मात्रा काफी ज्यादा होती है, या अरहर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बलथल मिट्टी को ही लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो अम्लीय और पीलापन तथा लाल रंग धारण करती है। यह पृथ्वी के उत्पादन के लिए साथ ही साथ मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उर्वर क्षमता काफी कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस में बिहार से संबंधित हैं, जो बार बार परीक्षा में आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बंजर भूमि 2011 के आंकड़ा के अनुसार किस जिला को माना जाता है, तो बांका जिला को माना जाता है, जहां बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग बंजर पाया जाता है, 14.1% भाग, और लगभग 43,000 हेक्टेयर भूमि बांका जिला में बंजर श्रेणी में आता है। इसमें दूसरे स्थान पे जमुई है, जहां 28.6 हजार हेक्टेयर भूमि बंजर माना जाता है। जब इसे हम प्रतिशत में बदलते हैं तो यह 9.4% होता है। ठीक उसी प्रकार तीसरे स्थान पे गया जिला है, जहां बंजर भूमि की मात्रा 27.5 हजार हेक्टेयर है। इसे प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाए तो 5.6%। लेकिन बिहार के किस जिले में बंजर भूमि की मात्रा सबसे कम है, तो वो जिला शेखपुरा है, जहां मात्र 1,000 हेक्टेयर भूमि ही बंजर पाई जाती है। जब इसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी मात्रा 1.6% के लगभग होती है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बिहार में कुल बंजर भूमि की प्रतिशत कितनी है, तो 4.6% है, और इसे जब हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो 431.72 हजार हेक्टेयर जमीन जो है वो काफी ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार आते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।